राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर। राज्य की राजनीतिक व्यवस्था में राज्य विधानमंडल की केंद्रीय एवं प्रभावी भूमिका होती है। संविधान के छठे भाग में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल की संगठन, गठन, कार्यकाल, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकार तथा शक्तियों आदि के बारे में बताया गया है। यद्यपि ये सभी संसद के अनुरूप हैं, फिर भी इनमें कुछ विभेद पाया जाता है। राज्य विधानमंडल का गठन। राज्य विधानमंडल के गठन में कोई एकरूपता नहीं है। अधिकतर राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है, जबकि कुछ द्विसदनीय हैं। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में 2 सदन हैं। ये हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। जम्मू कश्मीर विधान परिषद को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तमिलनाडु विधान परिषद अधिनियम 2010 नहीं लागू हुआ। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद की स्थापना आंध्र प्रदेश विधान परिषद अधिनियम 2005 द्वारा की गई है। 1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम में मध्य प्रदेश के लिए भी विधान परिषद की स्थापना को बंद किया गया था। इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा एक अधिसूचना जारी की जानी थी, जो अभी तक जारी नहीं की गई है। इसलिए अभी तक मध्य प्रदेश में एक सदनीय विधानमंडल ही है। 22 राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है। राज्य विधानमंडल में राज्यपाल एवं विधानसभा शामिल होते हैं। जिन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है, जहां विधानमंडल के राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा होते हैं। विधान परिषद उच्च सदन, द्वितीय सदन या वरिष्ठों का सदन है, जबकि विधानसभा निचला सदन, पहला सदन या लोकप्रिय सदन होता है। संविधान में अनुच्छेद 169 राज्य में विधान परिषद के गठन एवं विघटन करने की व्यवस्था है। संसद एक विधान परिषद को यदि यह पहले से है तो विघटित कर सकती है, और यदि पहले से नहीं है तो इसका गठन कर सकती है। यदि संबंधित राज्य की विधानसभा इस संबंध में संकल्प पारित करे, इस तरह का कोई विशेष प्रावधान राज्य विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित होना जरूरी नहीं है। एक बहुमत कुल मतों एवं उपस्थित सदस्यों के 2/3 से कम नहीं होना चाहिए। संसद का यह अधिनियम अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों हेतु संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा और सामान्य विधान की तरह अर्थात साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा। संविधान सभा ने राज्य में दूसरे सदन के विचार की आलोचना इस आधार पर की कि यह यहाँ जनता का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, यह विधायी कार्यों में विलंब करेगा और संस्थाभूत खर्चीली होगी। इसी कारण से यह उपबंध किया गया कि यदि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या गठन करना है तो उस राज्य को अपनी इच्छा व आर्थिक स्थिति का ध्यान रखना होगा। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में 1957 में विधान परिषद का गठन किया गया और उसी तरह 1985 में इसे समाप्त कर दिया गया। पुनः 2007 में आंध्र प्रदेश में विधान परिषद को आंध्र प्रदेश विधान परिषद अधिनियम 2005 को लागू करने के बाद पुनर्जीवित किया गया। तमिलनाडु विधान परिषद को 1986 में समाप्त कर दिया गया और पंजाब एवं पश्चिम बंगाल की विधान परिषद को 1969 में समाप्त कर दिया गया। 2010 में तमिलनाडु विधानसभा ने राज्य में विधान परिषद को पुनर्जीवित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। उसी के अनुसार संसद ने तमिलनाडु विधान परिषद अधिनियम 2010 अधिनियमित किया, जिससे कि राज्य में विधान परिषद सृजित की जा सके। तथापि इस अधिनियम के लागू होने के पहले ही तमिलनाडु विधानसभा में 2010 में एक अन्य प्रस्ताव में प्रस्तावित विधान परिषद को उन्मूलित करने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। राज्य विधान परिषदों के उन्मूलन या निर्माण के लिए संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत बनाए गए विभिन्न कानूनों का उल्लेख दिया गया है। 2 सदनों का गठन। विधानसभा का गठन संख्या विधानसभा के प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष मतदान से वयस्क मताधिकार के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। इसकी अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 6 तय की गई है। इसका अर्थ है कि 60 से 500 के बीच यह संख्या राज्य की जनसंख्या एवं इसके आकार पर निर्भर है।
हालांकि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एवं गोवा के मामले में यह संख्या 30 तय की गई है एवं मिजोरम, नागालैंड के मामले में क्रमशः 40 और 46 है। इसके अलावा सिक्किम और नागालैंड विधानसभा के कुछ सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से भी चुने जाते हैं। विधानसभाओं की संख्या तालिका में दी गई है। मनोनीत सदस्य 2020 से पहले एंग्लो इंडियन समुदाय को विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला हो तो राज्यपाल एंग्लो इंडियन समुदाय से एक सदस्य को विधानसभा में नामित कर सकता था। मूल रूप से यह प्रावधान केवल 10 वर्षों अर्थात 1960 तक के लिए प्रभावी था। बाद में तब से लेकर अब तक लगातार इस अवधि को हर बार 10 साल के लिए बढ़ाया जाता रहा है। 2020 तक अंतिम विस्तार 95 संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा किया गया था, लेकिन 104वें संशोधन अधिनियम 2019 में इस प्रावधान को आगे नहीं बढ़ाया गया है। दूसरे शब्दों में, इस संशोधन ने नामांकन द्वारा विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के विशेष प्रतिनिधित्व के इस प्रावधान को समाप्त कर दिया। नतीजतन यह प्रावधान 25 जनवरी 2020 के बाद अप्रभावी रहा। क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र विधानसभा के लिए होने वाले प्रत्यक्ष निर्वाचन पर नियंत्रण के लिए हर राज्य को क्षेत्रीय विभाजन के आधार पर बांट दिया गया है। इन चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण राज्य को आवंटित सीटों की संख्या को जनसंख्या के अनुपात से तय किया जाता है। दूसरे शब्दों में, संविधान में यह सुनिश्चित किया गया है कि राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को समान प्रतिनिधित्व मिले। जनसंख्या का अभिप्राय वह पिछली जनगणना है जिसकी सूची प्रकाशित की गई हो। प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्निर्धारण होगा। प्रत्येक राज्य में विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से सीटों का निर्धारण और हर राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों के हिसाब से विभाजन। संसद को इस बात का अधिकार है कि वह संबंधित मामलों का निर्धारण करे। इसी उद्देश्य के तहत 1982, 1962, 1972 और 2002 में संसद ने परिसीमन आयोग अधिनियम पारित किए। 1976 के 42वें संविधान संशोधन में संविधान के निर्वाचन क्षेत्रों को 1971 के आधार पर वर्ष 2000 तक के लिए निश्चित कर दिया गया। पुनर्निर्धारण पर यह प्रतिबंध अगले 25 वर्षों 2026 तक बढ़ा दिया गया। 2001 के 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसी तरह जनसंख्या मापन को भी तय कर दिया गया। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में सरकार को यह अधिकार भी दिया गया कि विधानसभा क्षेत्रों की तुलनात्मक पुनर्निर्धारण को 1991 की जनगणना के आधार पर किया जाए। उसके बाद 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण 2001 की जनसंख्या के हिसाब से करने की व्यवस्था की गई। हालांकि यह पुनर्निर्धारण प्रत्येक राज्य में विधानसभा की कुल सीटों के अनुसार ही संभव है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण संविधान में राज्यों की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों के लिए सीटों की व्यवस्था की गई है। मूल रूप से यह आरक्षण 10 वर्ष 1960 तक के लिए था, लेकिन इस व्यवस्था को हर बार 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अब 104वें संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा इसे 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। विधानसभाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की तालिका दी गई है। परिषद का गठन संख्या विधानसभा सदस्यों के विपरीत विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। विधानसभा सदस्यों के विपरीत विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। परिषद में अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40 निश्चित है। इसका मतलब संविधान संबंधित राज्य में परिषद सदस्य की संख्या विधानसभा के आकार पर निर्भर है। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि प्रत्यक्ष निर्वाचन सदन सभा का प्रभुत्व राज्य के मामले में बना रहे। यद्यपि संविधान ने परिषद की अधिकतम एवं न्यूनतम सीमा तय कर दी है, इसकी वास्तविक संख्या का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। विधान परिषदों की संख्या तालिका में दी गई है। निर्वाचन पद्धति विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि के द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्यों को
राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातक निर्वाचित करते हैं। 1/12 सदस्य का निर्वाचन 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनते हैं, लेकिन ये अध्यापक माध्यमिक स्कूलों से कम के नहीं होने चाहिए। 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। बाकी बचे हुए सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा उन लोगों के बीच से किया जाता है जिन्हें साहित्य, ज्ञान, कला, सहकारिता, आंदोलन और समाज सेवा का विशेष ज्ञान व व्यवहारिक अनुभव हो। इस तरह विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और 1/6 को राज्यपाल नामित करता है। सदस्य एकल संक्रमणीय मत के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से चुने जाते हैं। विधान परिषद के गठन की यह प्रक्रिया संविधान में अस्थायी है, न कि अंतिम। संसद इसको बदलने और सुधारने के लिए अधिकृत है, हालांकि अभी तक संसद ने ऐसी कोई विधि नहीं बनाई है। दोनों सदनों का कार्यकाल। विधानसभा का कार्यकाल। लोकसभा की तरह विधानसभा भी निरंतर चलने वाला सदन नहीं है। आम चुनाव के बाद पहली बैठक से लेकर इसका सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष तक का होता है। इस काल के समाप्त होने पर विधानसभा स्वतः ही विघटित हो जाती है, हालांकि इसे किसी भी समय विघटित करने के लिए राज्यपाल अधिकृत है, इसके 5 वर्ष पूर्ण होने से पहले भी, ताकि चुनाव हो सके। राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद द्वारा विधानसभा का कार्यकाल एक समय में 1 वर्ष के लिए कितने भी समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। हालांकि यह विस्तार आपातकाल खत्म होने के बाद 6 महीने से अधिक नहीं रह सकता, अर्थात आपातकाल खत्म होते ही 6 महीनों के भीतर विधानसभा का दोबारा निर्वाचन होना चाहिए। विधान परिषद का कार्यकाल। राज्यसभा की तरह ही विधान परिषद एक सतत सदन है, यानी कि स्थायी अंग जो विघटित नहीं होता, लेकिन इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते रहते हैं। इस तरह एक सदस्य 6 वर्ष के लिए सदस्य बनता है। खाली पदों को नए चुनाव और नामांकन राज्यपाल द्वारा हर तीसरे वर्ष के प्रारंभ में भरा जाता है। सेवानिवृत्त सदस्य भी पुनर्विचार और दोबारा नामांकन हेतु योग्य होते हैं। राज्य विधान मंडल की सदस्यता। पहला है अर्हताएं। विधानमंडल की का सदस्य चुने जाने के लिए संविधान में उल्लिखित किसी व्यक्ति की अर्हताएं निम्न है। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है, जिसमें वह संकल्प करता है कि वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखेगा तथा भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा। उसकी आयु विधानसभा के स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष और विधान परिषद के स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। उसे संसद द्वारा निर्धारित अन्य अर्हता भी होनी चाहिए। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत संसद ने निम्नलिखित अतिरिक्त अर्हताओं का निर्धारण किया है। विधान परिषद में निर्वाचित होने वाला व्यक्ति विधानसभा का निर्वाचक होने की अर्हता रखता हो और उसमें राज्यपाल द्वारा नामित होने के लिए संबंधित राज्य का निवासी होना चाहिए। विधानसभा सदस्य बनने वाला व्यक्ति संबंधित राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता भी होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना चाहिए यदि वह अनुसूचित जाति जनजाति की सीट के लिए चुनाव लड़ता है तो। यद्यपि अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य उस सीट के लिए चुनाव लड़ सकता है जो उसके लिए आरक्षित ना हो। निहत्ताएं। संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति राज्य विधान परिषद या विधानसभा के लिए चुने जाने और इसके सदस्य के लिए निहर होगा यदि वह केंद्र या राज्य सरकार के मंत्री या राज्य विधानमंडल से छूट प्राप्त कोई अन्य कार्यालय तहत किसी लाभ के पद पर है, यदि वह विकृतिचित है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है, यदि वह अनुमोचित दिवालिया हो, यदि वह भारत का नागरिक ना हो या उसने विदेश में कहीं नागरिकता शिक्षिता से अर्जित कर ली हो, या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुशक्ति के अभिस्वीकार किए हुए हैं, यदि संसद द्वारा नामित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन निहत्ताएं कर दिया जाता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत संसद ने कुछ अतिरिक्त निहत्ताएं निर्धारित की हैं। ये संसद के समान ही हैं। वे निम्नवत हैं। वह चुनाव में किसी प्रकार के भ्रष्ट आचरण अथवा चुनावी अपराध का दोषी नहीं पाया गया हो, उसे किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया हो जिसके लिए उसे 2 या अधिक वर्षों की कैद की सजा मिली हो।
लेकिन किसी व्यक्ति का किसी निरोधात्मक कानून के अंतर्गत निरुद्ध करना अयोग्यता नहीं मानी जाएगी। वह निर्धारित समय सीमा के अंतर चुनाव खर्च संबंधी विवरण प्रस्तुत करने में विफल नहीं रहा हो, उसका किसी सरकारी ठेके कार्य अथवा सेवाओं में कोई रुचि नहीं हो, वह किसी ऐसे निगम में लाभ के पद पर कार्यरत नहीं हो अथवा उसका निदेशक या प्रबंधकीय एजेंट नहीं हो जिसमें सरकार की कम से कम 25% हिस्सेदारी हो, वह भ्रष्टाचार अथवा सरकार के प्रति विश्वासघात के कारण सरकारी सेवाओं से हटाया गया हो, उसे विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य बढ़ाने अथवा घूसखोरी के अपराधों में दोषी नहीं ठहराया गया हो, उसे अस्पृश्यता दहेज या सती प्रथा आदि जैसे सामाजिक अपराधों में संलिप्तता अथवा इन्हें बढ़ावा देने के लिए दंडित नहीं किया गया हो। उपरोक्त निहत्ताओं के संबंध में किसी सदस्य के प्रति यदि प्रश्न उठे कि राज्यपाल का निर्णय उठे तो राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा। हालांकि इस मामले में वह चुनाव आयोग की सलाह लेकर काम करता है। दल बदल के आधार पर निहत्ता। संविधान में यह प्रख्यापित है कि यदि कोई व्यक्ति 10वीं अनुसूची के उपबंधों के अंतर्गत दल परिवर्तन के आधार पर निहर होता है तो वह राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्यता के लिए निर्हर होगा। 10वीं अनुसूची के तहत यदि निहरता का मामला उठे तो विधान परिषद के मामले में सभापति और विधानसभा के मामलों में अध्यक्ष राज्यपाल नहीं अध्यक्ष फैसला करेगा कि हो तो हुलहन केस 1992 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि सभापति अध्यक्ष का फैसला न्यायिक समीक्षा की परिधि में आता है। शपथ या प्रतिज्ञान। विधानमंडल के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य सदन में सीट ग्रहण करने से पहले राज्यपाल या उसके द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेना। इस शपथ में विधानमंडल का सदस्य प्रतिज्ञा करता है कि वह भारत में संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा, भारत की प्रभुता व अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा, प्रदत्त कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करेगा। बिना शपथ लिए कोई भी सदस्य सदन में ना तो मत दे सकता है और ना ही कार्यवाही में भाग ले सकता है। एक व्यक्ति यदि सदन में सदस्य की तरह बैठता है और मतदान करता है तो उस पर प्रतिदिन 500 रुपये जुर्माना लगेगा। शपथ या प्रतिज्ञा लेने से पहले या जब वह जानता हो कि वह अर्ह नहीं है इसके सदस्य के लिए निहर है। जब वह संसद या विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि के तहत संसद में बैठने या मत देने से प्रतिबंधित हो। विधानमंडल के सदस्यों को समय समय संसद द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्ते मिलते रहते हैं। स्थानों का रिक्त होना। निम्नलिखित मामलों में विधानमंडल का सदस्य पद छोड़ता है। दोहरी सदस्यता पर एक व्यक्ति एक समय में विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति दोनों सदनों के लिए निर्वाचित होता है तो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि के उपबंधों के तहत एक सदन में उसकी सीट रिक्त हो जाएगी। निर्हरता। राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य यदि निहर पाया जाता है तो उसका पद रिक्त हो जाएगा। त्यागपत्र। यदि कोई सदस्य अपना लिखित इस्तीफा विधान परिषद के मामले में सभापति और विधान सभा के मामले में अध्यक्ष को दे सकता है, त्यागपत्र स्वीकार होने पर उसका पद रिक्त हो जाएगा। अनुपस्थिति। यदि कोई सदस्य बिना पूर्वानुमति के 60 दिन तक बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके पद को रिक्त घोषित कर सकता है। अन्य मामले। किसी सदस्य का पद रिक्त हो सकता है यदि न्यायालय द्वारा उसके निर्वाचन को अमान्य ठहरा दिया जाए, यदि उसे सदन से निष्कासित कर दिया जाए, यदि वह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो जाए और यदि वह किसी राज्य का राज्यपाल निर्वाचित हो जाए। विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन का अपना एक पीठासीन अधिकारी होता है। विधानमंडल के लिए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष और विधान परिषद के लिए सभापति और उपसभापति होते हैं। विधानसभा के लिए सभापति का पैनल एवं परिषद के लिए उपसभापति का पैनल भी नियुक्त होता है।
सभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के वेतन भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इन्हें राज्य की संचित निधि पर भारित किया जाता है और इसलिए इन पर राज्य विधानमंडल द्वारा वार्षिक मतदान नहीं किया जा सकता है। विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों के बीच से ही अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। सामान्यतः विधानसभा के कार्यकाल तक अध्यक्ष का पद होता है। हालांकि वह निम्नलिखित 3 मामलों में अपना पद रिक्त करता है: यदि उसकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो जाए, यदि वह उपाध्यक्ष को अपना लिखित में त्यागपत्र दे दे और यदि वह विधानसभा में तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से यानी प्रभावी बहुमत पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जाए। इस तरह का कोई प्रस्ताव केवल 14 दिन की पूर्व सूचना के बाद ही लाया जा सकता है। अध्यक्ष की निम्नलिखित शक्तियां एवं कार्य होते हैं। कार्यवाही एवं अन्य कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए वह व्यवस्था एवं शिष्टाचार बनाए रखता है। यह उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है और इस संबंध में उसकी शक्तियां अंतिम हैं। वह प्रक्रिया है भारत के संविधान का सभा के नियमों एवं कार्य संचालन की कार्यवाही में और संविधान के इसी विधान में इसकी पूर्व परंपराओं का के उपबंधों का अंतिम व्याया करता है। कोरम की अनुपस्थिति में वह विधानसभा की बैठक को स्थगित या निलंबित कर सकता है। प्रथम मामले में वह मत नहीं देता, लेकिन बराबर मत होने पर की स्थिति में वह निर्णायक मत दे सकता है। सदन के नेताओं के आग्रह पर वह गुप्त बैठक को अनुमति प्रदान कर सकता है। वह इस बात का निर्णय करता है कि कोई वित्त विधेयक है या नहीं। इस प्रश्न पर उसका निर्णय अंतिम होगा। 10वीं अनुसूची के उपबंधों आधार पर किसी सदस्य की निहरता को लेकर उठे किसी विवाद पर फैसला देता है। वह विधानसभा की सभी समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है और उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। वह स्वयं कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति एवं सामान्य उद्देश्य समिति का अध्यक्ष होता है। विधानसभा उपाध्यक्ष। अध्यक्ष की ही तरह विधानसभा के सदस्य उपाध्यक्ष का भी चुनाव अपने बीच से ही करते हैं। अध्यक्ष का चुनाव संपन्न होने के बाद उसे निर्वाचित किया जाता है। अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष विधानसभा के कार्यकाल तक पद पर बना रहता है। हालांकि वह समय से पूर्व निम्नलिखित 3 मामलों से पद छोड़ सकता है: यदि उसकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो जाए, यदि वह अध्यक्ष को लिखित इस्तीफा दे और यदि विधानसभा सदस्य बहुमत के आधार पर उसे हटाने का संकल्प पास कर दे। यह संकल्प 14 दिन पूर्व सूचना के बाद ही लाया जा सकता है। उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके सभी कार्यों को करता है। यदि विधानसभा सत्र के दौरान अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो वह उसी तरह कार्य करता है। दोनों मामलों में उसकी शक्तियां अध्यक्ष के समान होती हैं। विधानसभा अध्यक्ष सदस्यों के बीच से सभापति पैनल का गठन करता है। उसमें से कोई भी एक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभा की कार्यवाही संपन्न करता है। जब वह पीठासीन होता है तो उस समय उसे अध्यक्ष के समान अधिकार प्राप्त होते हैं। वह सभापति के नए पैनल के गठन तक कार्यरत रहता है। विधान परिषद का सभापति। विधान परिषद के सदस्य अपने बीच से ही सभापति को चुनते हैं। सभापति निम्नलिखित 3 मामलों में अपना पद छोड़ सकता है: यदि उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए, यदि वह उपसभापति को लिखित त्यागपत्र दे दे और यदि विधान परिषद में उल्लिखित तत्कालीन सदस्य बहुमत यानी प्रभावी बहुमत से उसे हटाने का संकल्प पास कर दे। इस तरह का प्रस्ताव 14 दिन की पूर्व सूचना के बाद ही लाया जा सकता है। पीठासीन अधिकारी के रूप में परिषद के सभापति की शक्तियां एवं कार्य विधानसभा के अध्यक्ष की तरह हैं। हालांकि सभापति को एक विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है जो अध्यक्ष को है कि अध्यक्ष यह तय करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं और उसका अंतिम फैसला होता है। विधान परिषद का उपसभापति। सभापति की तरह उपसभापति को भी परिषद के सदस्य अपने बीच से ही चुनते हैं। उपसभापति निम्नलिखित 3 मामलों में अपना पद छोड़ सकता है: यदि उसकी परिषद से सदस्यता समाप्त हो जाए, यदि वह सभापति को लिखित त्यागपत्र दे और परिषद के तत्कालीन सदस्य बहुमत यानी प्रभावी बहुमत से उसके खिलाफ संकल्प पास कर दे तो इस तरह का संकल्प 14 दिन की पूर्व सूचना पर ही लाया जा सकता है।
सभापति की अनुपस्थिति में उप सभाध्यक्ष को ही कार्यभार संभालता है। परिषद की बैठक के दौरान सभापति के ना होने पर वह उसी की तरह काम करता है। दोनों ही मामलों में उसकी शक्तियां सभापति के समान होती हैं। सभापति सदस्यों के बीच से ही उप सभापतियों की सूची जारी करता है। सभापति और उप सभापति की अनुपस्थिति में उसमें से कोई भी कार्यभार संभालता है। वह उप अध्यक्षों की नई सूची तक कार्य करते हैं। राज्य विधानमंडल आहूत करना। राज्य विधानमंडल सत्र आहूत करना। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को राज्यपाल समय समय पर बैठक का बुलावा भेजता है। दोनों सत्रों के बीच 6 माह से अधिक समय नहीं होना चाहिए। राज्य विधानमंडल को एक वर्ष में कम से कम 2 बार मिलना चाहिए। एक सत्र में विधानमंडल की कई बैठकें हो सकती हैं। स्थगन। बैठक को किसी समय विशेष के लिए स्थगित किया जा सकता है। यह समय घंटों, दिनों, हफ्तों का भी हो सकता है। अनिश्चित काल स्थगन मतलब है चालू सत्र को अनिश्चित काल तक के लिए समाप्त कर देना। इन दोनों तरह के स्थगन का अधिकार सदन के पीठासीन अधिकारी को है। सत्रावसान। पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष या सभापति कार्य संपन्न होने पर सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगन की घोषणा करते हैं। इसके कुछ दिन बाद राष्ट्रपति सत्रावसान की अधिसूचना जारी करता है। हालांकि सत्र के बीच में भी राज्यपाल सत्रावसान की घोषणा कर सकता है। स्थगन के विपरीत सत्रावसान सदन के सत्र को समाप्त कर सकता है। विघटन। एक स्थायी सदन के होने के नाते विधान परिषद कभी विघटित नहीं हो सकती, सिर्फ विधानसभा ही विघटित हो सकती है। सत्रावसान के विपरीत विघटन से वर्तमान सदन का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और आम चुनाव के बाद नए सदन का गठन होता है। विधानसभा में के विघटित होने पर विधेयकों के खारिज होने को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। विधानसभा में लंबित विधेयक समाप्त हो जाता है, चाहे मूल रूप से यह विधानसभा द्वारा पारित किया गया हो या फिर इसे विधान परिषद द्वारा भेजा गया हो। विधानसभा द्वारा यह पारित विधेयक लेकिन विधान परिषद में है। ऐसा विधेयक जो विधान परिषद में लंबित हो लेकिन विधानसभा द्वारा पारित ना हो को खारिज किया जा सकता है। ऐसे विधेयक जो विधानसभा द्वारा पारित हो, एक सदनीय विधानमंडल वाले राज्य में या 2 सदनों द्वारा पारित हो, बहुसदनीय व्यवस्था वाले राज्य में, लेकिन राज्यपाल या राष्ट्रपति की स्वीकृति के कारण रुका हो, को खारिज नहीं किया जा सकता। ऐसे विधेयकों को विधानमंडल द्वारा पारित हो, एक सदनीय विधानमंडल वाले राज्य में या दोनों सदनों द्वारा पारित हो, बहुसदनीय व्यवस्था वाले राज्य में, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा सदन के पास पुनर्विचार हेतु लौटाया गया हो, को समाप्त नहीं किया जा सकता। कोरम या गणपूर्ति। किसी भी कार्य को करने के लिए उपस्थित सदस्यों की एक न्यूनतम संख्या को कोरम कहते हैं। यह सदन में 10 सदस्य या कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा पीठासीन अधिकारी सहित होता है। इसमें से जो भी ज़्यादा हो लेकिन सदन की बैठक के दौरान कोरम ना हो तो यह पीठासीन अधिकारी का कर्तव्य है कि वह सदन को स्थगित करें और कोरम पूरा होने तक सदन को स्थगित रखें। सदन में मतदान। किसी भी सदन की बैठक में सभी मामलों को उपस्थित सदस्यों के बहुमत के आधार पर तय किया जाता है और इसमें पीठासीन 5 अधिकारी का मत सम्मिलित होता है। संविधान में विशेष रूप से उल्लिखित कुछ मामलों में विशेष या प्रभावी बहुमत की आवश्यकता होती है, सामान्य बहुमत की नहीं। पीठासीन अधिकारी विधानसभा अध्यक्ष या विधान परिषद के मामलों में सभापति पहले मामलों में मत नहीं दे सकते, लेकिन बराबर मतों की स्थिति में निर्णायक मत दे सकते हैं। विधानमंडल में भाषा। संविधान विधानमंडल में कामकाज संपन्न कराने के लिए कार्यालयीय भाषा उस राज्य की हिंदी अथवा अंग्रेजी की घोषणा करता है। उस राज्य के लिए हिंदी अथवा अंग्रेजी की घोषणा करता है। हालांकि पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। राज्य विधानमंडल का यह निर्णय लेने को स्वतंत्र है कि सदन में अंग्रेजी भाषा को जारी रखा जाए या नहीं। ऐसा वह संसद के प्रारंभ होने के 15 वर्ष बाद 1965 से
15 वर्ष बाद तक के लिए कर सकता है। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के मामलों में यह समय सीमा 25 वर्ष है और अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम में मामले 40 वर्ष हैं। मंत्रियों एवं महाधिवक्ता के अधिकार। सदन का सदस्य होने के नाते प्रत्येक मंत्री एवं महाधिवक्ता को यह अधिकार है कि वह सदन की कार्यवाही में भाग ले, बोले एवं सदन से संबद्ध समिति जिसके लिए वह सदस्य के रूप में नामित है, वोट देने के अधिकार के बिना भी भाग ले। संविधान के इस अनुबंध के लिए 2 कारण हैं। एक, मंत्री उस सदन की कार्यवाही में भी भाग ले सकता है जिसका वह सदस्य नहीं है। एक मंत्री जो सदन का सदस्य नहीं है दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। विधानमंडल में विधायी प्रक्रिया। साधारण विधेयक। विधेयक का प्रारंभिक सदन। एक साधारण विधेयक विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकता है। बहुसदनीय विधानमंडल व्यवस्था के अंतर्गत ऐसा कोई भी विधेयक या तो मंत्री द्वारा या किसी अन्य सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जाएगा। विधेयक प्रारंभिक सदन में 3 स्तरों से गुजरता है। प्रथम पाठन, द्वितीय पाठन, तृतीय पाठन। प्रारंभिक सदन में विधेयक के पारित होने के बाद इसे दूसरे सदन में विचारार्थ और पारित करने हेतु भेजा जाता है। जब विधानमंडल के दोनों सदन इसके मूल रूप में या संशोधित कर पारित करते हैं तो इसे पारित माना जाता है। एक सदनीय व्यवस्था वाले विधानमंडल में इसे पारित कर सीधे राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। दूसरे सदन में विधेयक। दूसरे सदन में भी विधेयक उन तीनों स्तरों के बाद पारित होता है जिन्हें प्रथम पाठन, द्वितीय पाठन एवं तृतीय पाठन कहा जाता है। जब कोई विधेयक विधानसभा से पारित होने के बाद विधान परिषद में भेजा जाता है तो वहाँ 3 विकल्प होते हैं। इसे उसी रूप में बिना संशोधन के पारित कर दिया जाए, कुछ संशोधनों के बाद पारित कर विचारार्थ इसे विधानसभा को भेज दिया जाए, विधेयक को अस्वीकृत कर दिया जाए, इस पर कोई कार्यवाही ना की जाए और विधेयक को लंबित रखा जाए। यदि परिषद बिना संशोधन के विधेयक को पारित कर दे या विधानसभा उसके संशोधनों को मान ले तो विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है, जिसे राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त यदि विधानसभा परिषद के सुझावों को अस्वीकृत कर दे तो परिषद ही विधेयक की अस्वीकृति कर देता है या परिषद 3 महीने तक कोई कार्यवाही नहीं करे तब विधानसभा फिर से इसे पारित कर परिषद को भेज सकती है। यदि परिषद दोबारा विधेयक को अस्वीकृत कर दे या उसे संशोधनों के साथ पारित कर दे जो विधानसभा को अस्वीकार हो या 1 माह के भीतर पास ना करे तो दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है क्योंकि विधानसभा ने इसे दूसरी बार पारित कर दिया है। इस तरह साधारण विधेयक पारित करने के संदर्भ में विधानसभा को विशेष शक्ति प्राप्त है। ज़्यादा से ज़्यादा परिषद एक विधेयक को 4 माह के लिए रोक सकती है, पहली बार में 3 माह के लिए और दूसरी बार में 1 माह के लिए। संविधान में किसी विधेयक पर असहमति होने के मामले में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं रखा गया है। दूसरी ओर किसी साधारण विधेयक को पास कराने के लिए लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त यदि कोई विधेयक विधान परिषद में निर्मित हो और उसे विधानसभा अस्वीकृत कर दे तो विधेयक समाप्त हो जाता है। इस प्रकार विधान परिषद को केंद्र में राज्यसभा की तुलना में कम अधिकार और महत्व दिया जाता है। राज्यपाल की स्वीकृति। विधानसभा या द्विसदनीय व्यवस्था में दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद विधेयक राज्यपाल के समक्ष स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। वह विधेयक को स्वीकृति प्रदान करे, वह विधेयक को अपनी स्वीकृति देने से रोके, वह सदन या सदनों के पास विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज दे और वह राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को सुरक्षित रख ले। यदि राज्यपाल विधेयक को स्वीकृति प्रदान करे तो विधेयक फिर अधिनियम बन जाएगा और संविधि की पुस्तक में दर्ज हो जाता है। यदि राज्यपाल विधेयक को रोक लेता है तो विधेयक समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बनता। यदि राज्यपाल विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजता है और दोबारा सदन या सदनों के लिए स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो राज्यपाल उसे मंजूरी देता है।
दोबारा सदन या सदनों द्वारा इसे पारित कर दिया जाता है एवं पुनः राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो राज्यपाल को उसे मंजूरी देना अनिवार्य हो जाता है। इस तरह राज्यपाल के पास वैकल्पिक वीटो होता है। यही स्थिति केंद्र सरकार पर भी है। राष्ट्रपति की स्वीकृति, यदि कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखा जाता है तो राष्ट्रपति या तो अपनी स्वीकृति दे देते हैं, उसे रोक सकते हैं, विधानमंडल के सदन या सदनों को पुनर्विचार हेतु भेज सकते हैं। 6 माह के भीतर इस विधेयक पर पुनर्विचार आवश्यक है। यदि विधेयक को उसके मूल रूप में या संशोधन कर दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति इस विधेयक को मंजूरी दे या नहीं। अब है धन विधेयक। संविधान में राज्य विधानमंडल द्वारा धन विधेयक को पारित करने के में विशेष प्रक्रिया निहित है। यह निम्नलिखित है। धन विधेयक विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता। यह केवल विधानसभा में ही राज्यपाल की सिफारिश के बाद पुनर्स्थापित किया जा सकता है। इस तरह का कोई भी विधेयक सरकारी विधेयक होता है और सिर्फ एक मंत्री द्वारा ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। विधानसभा द्वारा पारित होने के बाद एक धन विधेयक को विधान परिषद को विचारार्थ भेजा जाता है। विधान परिषद के पास धन विधेयक के संबंध में प्रतिबंधित शक्तियां हैं। वह ना तो इसे स्वीकार कर सकती है, ना ही इसमें संशोधन कर सकती है। वह केवल सिफारिश कर सकती है और 14 दिनों में विधेयकों को लौटाना भी होता है। विधानसभा इसके सुझावों को स्वीकार भी कर सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है। यदि विधानसभा किसी सिफारिश को मान लेती है तो विधेयक पारित मान लिया जाता है। यदि वह कोई सिफारिश नहीं मानती तब इसे मूल रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। यदि विधान परिषद 14 दिनों के भीतर विधानसभा को विधेयक न लौटाए तो दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। इस तरह धन विधेयक के मामलों में विधान परिषद के मुकाबले विधानसभा को ज़्यादा अधिकार प्राप्त है। विधान परिषद इस विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। अंततः जब धन विधेयक राज्यपाल के समक्ष पेश किया जाता है तब वह इस पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, इसे रोक सकता है या राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है, लेकिन राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। सामान्यतः राज्यपाल उस विधेयक को स्वीकृति दे ही देता है जो उसकी पूर्व अनुमति के बाद ही लाया जाता है। जब कोई धन विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए सुरक्षित रखा जाता है तो राष्ट्रपति या तो इसे स्वीकृति दे देता है या इसे रोक सकता है, लेकिन इसे राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित। राज्य संबंधों केंद्र राज्य संबंधों पर सक्रिय आयोग 1983 से 88 ने संविधान के तहत राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित राज्य विधेयकों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। वे विधेयक जिन्हें राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाना है चाहिए इस श्रेणी में है वे विधेयक आते हैं जो उच्च न्यायालय की शक्तियों का इतना हनन करता है कि उस स्थिति में संकट में डाल देता है जिसे पूरा करने के लिए वह न्यायालय संविधान के तहत बनाया गया है। अनुच्छेद 200 जो कुछ मामलों में पानी या बिजली पर कर लगाने से संबंधित है और अनुच्छेद 288 के प्रावधानों को आकर्षित करते हैं और जो वित्तीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आते हैं। वे विधेयक जो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए राष्ट्रपति के विचार और सहमति के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। इस श्रेणी में निम्नलिखित विधेयक आते हैं। अनुच्छेद 14 से 19 के क्रियान्वयन के प्रतिरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए ये विधेयक हैं। क संपदा आदि का अधिग्रहण अनुच्छेद 31 ख राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों अनुच्छेद 31C को प्रभावी बनाना। समवर्ती सूची में शामिल किसी विषय से संबंधित एक विधेयक अनुच्छेद 254 के संदर्भ में राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करके संघ कानून या मौजूदा कानून के प्रतिकूल होने के बावजूद इसके प्रावधानों के संचालन को सुनिश्चित करने के लिए व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाने वाला एक विधेयक जिसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है, जो अनुच्छेद 304 के अंतर्गत प्राप्त नहीं की गई थी। ऐसे विधेयक जो विशेष रूप से उपरोक्त किसी भी श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं पर अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्यपाल द्वारा आरक्षित किए जा सकते हैं। विधायी प्रक्रिया की तुलना। संसद और राज्य विधानमंडल में विधायी प्रक्रिया की तुलना दी गई है।
संसद और राज्य विधानमंडल। साधारण विधेयक के संबंध में संसद या संसद के किसी भी सदन में पुनर्स्थापित किया जा सकता है और साधारण विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। संसद में किसी मंत्री या किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। राज्य विधानमंडल में साधारण विधेयक किसी मंत्री गैर सरकारी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। संसद में साधारण विधेयक प्रारंभिक सदन में पहले और दूसरे और तीसरे पाठन से गुजरता है। राज्य विधानमंडल में साधारण विधेयक यह प्रारंभिक में पहले दूसरे में फिर तीसरे पाठन से यह प्रारंभिक है। संसद में साधारण विधेयक तभी पारित माना जाता है जब इसमें संसद के दोनों सदनों की संशोधन या बिना संशोधन के सहमति हो। विधानमंडल में साधारण विधेयक तभी पारित माना जाता है जब इसमें राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के संशोधन या बिना संशोधन की सहमति हो। संसद में साधारण विधेयक दोनों सदनों के बीच गतिरोध तब होता है जब दूसरा सदन द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकार करे और संशोधन प्रस्तावित करे जो पहले सदन को स्वीकार न हो या 6 माह तक विधेयक को पारित न करे। राज्य विधानमंडल में साधारण विधेयक दोनों सदनों के बीच गतिरोध तब होता है जब विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकार करे और संशोधन प्रस्तावित करे जो विधानसभा की स्वीकृति ना हो या 3 माह तक विधेयक को पारित ना करे। अब है संसद में साधारण विधेयक। संविधान में किसी विधेयक के गतिरोध में निपटान हेतु संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उपबंध है। राज्य विधानमंडल में साधारण विधेयक हेतु संविधान में किसी विधेयक के मसौदे पर विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उपबंध नहीं है। संसद में लोकसभा दूसरी बार विधेयक को पारित कर राज्यसभा पर अभिभावी नहीं हो सकती और इसी तरह दूसरी स्थिति में भी दोनों सदनों के बीच गतिरोध समाधान मात्र रास्ता संयुक्त बैठक है। राज्य विधानमंडल में विधानसभा विधेयक पास करने में विधान परिषद के अभिभावी हो सकती है। जब एक विधेयक विधानसभा द्वारा दूसरी बार पारित कर परिषद को भेजा जाता है तब यदि परिषद इसे फिर अस्वीकार कर दे या सुधार के लिए फिर कहे या 1 माह तक इसे पारित ना करें तो यह उसी रूप में पारित मान जाएगा जिस रूप में विधानसभा ने इसे पारित किया था। संसद किसी विधेयक पर गतिरोध समाधान के लिए चाहे वह राज्यसभा से हो या लोकसभा से के लिए संयुक्त बैठक का उपबंध है। यदि राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों को इसके लिए नहीं बुलाया जाता तो विधेयक समाप्त हो जाता है। राज्य विधानमंडल दूसरी बार विधेयक को पारित करते समय सिर्फ इसे विधानसभा से स्वीकृति की जरूरत होती है। परिषद से आए विधेयक को यदि विधानसभा अस्वीकृत कर देता है तो वह समाप्त हो जाता है। अब है धन विधेयक के संबंध में। यह केवल लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है, ना कि राज्यसभा में। विधानमंडल में पुनर्स्थापित किया जा सकता है, यह केवल विधानसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है, ना कि विधान परिषद में। इसे केवल राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। धन विधेयक को विधानमंडल में केवल राज्यपाल की संस्तुति के बाद ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। यह केवल एक मंत्री द्वारा ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है, ना कि गैर सरकारी सदस्य द्वारा। संसद में और विधानमंडल में भी गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। संसद में राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। इसे लोकसभा का संशोधन या बिना संशोधन के 14 दिन के अंदर लौटा देना चाहिए। विधानमंडल में इसे विधान परिषद द्वारा संशोधित या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। इसे विधानसभा को संशोधन या बिना संशोधन के 14 दिन के अंदर लौटा देना चाहिए। संसद में लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। विधानसभा विधान परिषद की सिफारिशों को भी स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि लोकसभा किसी सिफारिश को स्वीकार कर लेती है तो इसे दोनों सदनों द्वारा परिवर्तित रूप से मान लिया जाता है। विधानमंडल में विधानसभा
किसी सिफारिश के साथ इसे स्वीकार कर लेती है तो दोनों सदनों द्वारा परिवर्तित रूप मान लिया जाता है। संसद में लोकसभा किसी सिफारिश को ना माने तो विधेयक को दोनों सदनों द्वारा इसके मूल रूप में पारित माना जाएगा, और विधानमंडल में विधानसभा किसी सिफारिश को ना माने तो विधेयक को दोनों सदनों द्वारा इसके मूल रूप में पारित माना जाएगा। संसद में यदि राज्यसभा विधेयक को 14 दिन के भीतर लोकसभा को ना लौटाए तो तय सीमा के भीतर इसे पारित माना जाएगा। विधानमंडल में विधानसभा विधेयक को 14 दिन के भीतर ना लौटाए तो तय सीमा के भीतर इसे पारित माना जाएगा। संसद में संविधान के दोनों सदनों के बीच किसी गतिरोध के समाधान हेतु कोई उपबंध नहीं है। ऐसा इसलिए ताकि राज्यसभा पर लोकसभा अभिभावी रहे। यदि राज्यसभा सहमत ना हो तो भी लोकसभा द्वारा विधेयक पारित किया जा सकता है। विधानमंडल में संविधान के दोनों सदनों के बीच किसी गतिरोध के समाधान हेतु कोई उपबंध नहीं है ताकि विधान परिषद की विधानसभा अभिभावी रहे। यदि विधान परिषद सहमत ना हो तो भी विधानसभा द्वारा विधेयक पारित किया जा सके। अब है विधान परिषद की स्थिति।